नमस्ते मित्रों। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समय के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देने की कोशिश करती है। वो सवाल है हमारी पहचान का संकट। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां खुद को खोजो, अपने दिल की सुनो, प्रामाणिक बनो जैसे वाक्य हमारे जीवन का मूल मंत्र बन गए हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस प्रामाणिकता की खोज ने ही हमें एक गहरे संकट में डाल दिया है? क्या असली मैं को खोजने का ये दबाव ही हमारी बेचैनी और अकेलेपन का कारण है? प्रसिद्ध विचारक कार्ल ट्रूमन अपनी किताब द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्फ, हाउ द डिमांड फॉर ऑथेंटिसिटी क्रिएटेड अ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, यानी स्व का प्रदर्शन, कैसे प्रामाणिकता की मांग ने पहचान का संकट पैदा किया, में इसी जटिल गुत्थी को सुलझाते हैं। ये किताब एक ऐतिहासिक जासूस की तरह उन विचारों, उन दार्शनिकों और उन सामाजिक बदलावों की पड़ताल करती है जिन्होंने पिछले कुछ सौ सालों में हमारी स्व या मैं की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। ये यात्रा बहुत गहरी और विस्तृत होने वाली है। हम लगभग 10,000 शब्दों में ट्रूमन के तर्कों को परत दर परत खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी पहचान बाहर की दुनिया से हटकर हमारे अंदर की दुनिया में केंद्रित हो गई और कैसे इस आंतरिक स्व को लगातार दूसरों के सामने प्रदर्शित करने की जरूरत ने हमें थका दिया है। तो चलिए आधुनिक पहचान के इस आईने में झांकते हैं और अपने समय के इस सबसे बड़े नाटक स्व के प्रदर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। परिचय: पहचान का आधुनिक संकट। आज के समय में हम अपनी पहचान को कैसे परिभाषित करते हैं? हम कहते हैं, मैं अपने अंदर जैसा महसूस करता हूं वही मैं हूं। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी मनोवैज्ञानिक अवस्था ही हमारी असली पहचान मानी जाती है। हमें लगता है कि हमारा असली स्व कहीं हमारे भीतर छिपा हुआ है और जीवन का लक्ष्य उसे खोजना और फिर दुनिया के सामने पूरी ईमानदारी से व्यक्त करना है। इसी को हम प्रामाणिक या ऑथेंटिक होना कहते हैं। लेकिन कार्ल ट्रूमन हमें बताते हैं कि ये विचार हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कोई सार्वभौमिक या शाश्वत सत्य नहीं है। ये एक बहुत ही नया विचार है जो पिछले 200-300 सालों में ही विकसित हुआ है। पुराने समय में आपकी पहचान इससे तय नहीं होती थी कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। आपकी पहचान आपके परिवार, आपके समुदाय, आपके गांव या शहर, आपके काम और समाज में आपकी भूमिका से तय होती थी। पहचान आपको बाहर से मिलती थी, आप उसे अंदर खोजते नहीं थे। वो एक ठोस, बाहरी और स्थिर चीज थी। ट्रूमन का मुख्य तर्क ये है कि पहचान का ये महान परिवर्तन, यानी बाहरी स्व से आंतरिक मनोवैज्ञानिक स्व की ओर यात्रा, ही हमारे आज के पहचान के संकट का मूल कारण है। जब पहचान हमारी भावनाओं और आंतरिक अवस्थाओं पर आधारित हो जाती है तो वो बहुत ही नाजुक, अस्थिर और तरल बन जाती है। क्योंकि भावनाएं तो बदलती रहती हैं और इस आंतरिक स्व को वैधता देने के लिए हमें लगातार दूसरों की मान्यता की आवश्यकता होती है। हमें दुनिया को ये दिखाना पड़ता है कि हम कौन हैं, और जब तक दुनिया उस पर मुहर नहीं लगा देती तब तक हमारी पहचान अधूरी रहती है। इसी प्रक्रिया को ट्रूमन स्व का प्रदर्शन कहते हैं। हम सब एक मंच पर हैं और हमारा जीवन हमारी प्रामाणिक पहचान का एक निरंतर प्रदर्शन बन गया है जिसके दर्शक अन्य लोग हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रदर्शन को और भी तीव्र कर दिया है। ये किताब इसी महान परिवर्तन की कहानी है। यह उन विचारकों की कहानी है जिन्होंने अनजाने में इस नए स्व की नींव रखी, और उन सामाजिक और तकनीकी बदलावों की कहानी है जिन्होंने इस विचार को हम सबके जीवन का केंद्र बना दिया। भाग 1: महान परिवर्तन बाहरी स्व से आंतरिक स्व तक। इस भाग में हम उस न्यायी बदलाव को समझेंगे जिसने पहचान के खेल के सारे नियम बदल दिए। हम देखेंगे कि पुराना स्व कैसा था और ये नया मनोवैज्ञानिक स्व कैसे और क्यों पैदा हुआ। पुराना स्व, जब पहचान बाहरी थी। आधुनिक युग से पहले एक व्यक्ति के लिए मैं कौन हूं का जवाब बहुत सीधा और सरल था। यदि आप एक मध्ययुगीन किसान से पूछते कि वो कौन है तो वो शायद कहता, मैं अमुक गांव का रहने वाला हूं, अमुक परिवार का बेटा हूं, एक किसान हूं और एक ईसाई हूं। उसकी पहचान इन बाहरी चीजों से जुड़ी थी। समुदाय और स्थान, उसका गांव या शहर उसकी पहचान का अटूट हिस्सा था। परिवार और वंश, उसका कुल और पारिवारिक भूमिका, बेटा, पिता, पति उसे परिभाषित करती थी। काम और पद, उसका पेशा, किसान, सैनिक, कारीगर उसकी पहचान थी। धर्म और विश्वास, उसका धार्मिक समुदाय उसे एक विश्व दृष्टि और नैतिक ढांचा प्रदान करता था। पहचान एक ऐसी चीज थी जिसमें व्यक्ति जन्म लेता था, वो उसे खोजता या बनाता नहीं था। जीवन का लक्ष्य अपने भीतर किसी छिपी हुई अनोखी पहचान को खोजना नहीं था,
बल्कि अपनी निर्धारित भूमिका को अच्छी तरह से निभाना था। एक अच्छा बेटा बनना, एक अच्छा सैनिक बनना या एक अच्छा कारीगर बनना ही जीवन की सार्थकता थी। ये स्व बाहरी दुनिया में निहित था। ये ठोस, स्थिर और काफी हद तक निश्चित था। बेशक लोगों की भावनाएं और इच्छाएं तब भी थीं, लेकिन उन्हें किसी की पहचान का केंद्र नहीं माना जाता था। आपके व्यक्तिगत एहसास से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका सामाजिक कर्तव्य था। नया स्व, जब पहचान आंतरिक हो गई। आज स्थिति पूरी तरह से उलट है। आज अगर आप किसी से पूछें कि वह कौन है, तो जवाब कुछ ऐसा होगा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो रचनात्मकता को महत्व देता है, जो यात्रा करना पसंद करता है, जो न्याय के बारे में गहराई से महसूस करता है। आज हमारी पहचान हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से परिभाषित होती है। ट्रूमन इस नए स्व को मनोवैज्ञानिक स्व, द साइकोलॉजिकल सेल्फ कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व का केंद्र हमारे मन के भीतर स्थानांतरित हो गया है। हमारी सबसे गहरी सच्चाई, हमारा असली मैं, हमारी भावनाओं, इच्छाओं, यादों और मनोवैज्ञानिक गहराइयों में छिपा है। इस नए स्व की कुछ विशेषताएं हैं। आंतरिक, ये बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर रहता है। व्यक्तिगत और अनोखा, हर किसी का आंतरिक स्व अद्वितीय माना जाता है। अस्थिर और तरल, क्योंकि ये भावनाओं पर आधारित है, ये लगातार बदल सकता है। खोजने योग्य, इसे खोजना और फिर व्यक्त करना जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया है। इस महान परिवर्तन के पीछे क्या कारण थे? ट्रूमन बताते हैं कि ये किसी एक कारण से नहीं हुआ। ये विचारों, प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिस्थितियों के एक लंबे संगम का परिणाम था। जब समाज में समृद्धि आई और लोगों को अपने अस्तित्व के लिए हर दिन संघर्ष नहीं करना पड़ा, तो उन्हें अपने भीतर झांकने का समय और अवसर मिला। शहरीकरण ने लोगों को उनके पारंपरिक समुदायों से दूर कर दिया, जिससे उन्हें अपनी पहचान नए सिरे से गढ़ने की जरूरत महसूस हुई। प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से छपाई और बाद में इंटरनेट, ने इन नए विचारों को तेजी से फैलाने में मदद की। लेकिन इन सबसे बढ़कर कुछ महान विचारकों ने हमारी सोच की दिशा को मोड़ दिया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमारी असली मानवता हमारे अंदर है, बाहर नहीं। भाग 2, आधुनिक स्व के निर्माता, प्रमुख विचारक। इस भाग में हम उन दार्शनिकों और विचारकों से मिलेंगे जिन्हें कार्ल ट्रूमन आधुनिक स्व का वास्तुकार मानते हैं। इन लोगों ने सीधे तौर पर आज के पहचान संकट की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उनके विचारों ने अनजाने में वो जमीन तैयार की जिस पर आज हमारा मनोवैज्ञानिक स्व खड़ा है। जीन जैक्स रूसो, प्रामाणिकता के जनक। अगर हमें किसी एक व्यक्ति को इस विचार का जनक मानना हो कि असली मैं मेरे अंदर है, तो वो 18वीं सदी के दार्शनिक जीन जैक्स रूसो हैं। रूसो से पहले ये माना जाता था कि मानव स्वभाव में कुछ खामियां हैं और समाज तथा सभ्यता का काम उन खामियों को सुधारना और व्यक्ति को अनुशासित करना है। रूसो ने इस विचार को सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा और शुद्ध होता है। ये समाज, उसके नियम, उसकी संस्थाएं और उसकी अपेक्षाएं हैं जो हमें भ्रष्ट और अप्रामाणिक बना देती हैं। समाज हमें एक मुखौटा पहनने के लिए मजबूर करता है जो हमारे असली चेहरे को छिपा लेता है। रूसो के अनुसार प्रामाणिकता का अर्थ है समाज की इस बनावटी दुनिया को अस्वीकार करना और अपने भीतर की आवाज, अपनी प्राकृतिक भावनाओं को सुनना। आपका दिल जो महसूस करता है वही सच है। आपकी सहज वृत्ति ही आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। उन्होंने तर्क दिया कि नैतिकता का स्रोत किसी बाहरी धार्मिक ग्रंथ या सामाजिक कानून में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक भावनाओं में है। जो महसूस करने में अच्छा लगता है वही अच्छा है। इस विचार ने एक क्रांति को जन्म दिया। इसने पहली बार व्यक्तिगत भावनाओं को सत्य और नैतिकता का सर्वोच्च मापदंड बना दिया। अब पहचान का केंद्र व्यक्ति के भीतर स्थापित हो गया था। समाज अब मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक खलनायक था जिससे हमें अपने असली स्व को बचाना था। स्वच्छंदतावादी, द रोमांटिक्स, भावनाओं का उत्सव। रूसो ने जो बीज बोया था उसे 19वीं सदी के स्वच्छंदतावादी कवियों, लेखकों और कलाकारों ने एक विशाल वृक्ष बना दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ, पर्सी शेली और लॉर्ड बायरन जैसे कवियों ने तर्क और बुद्धि के ऊपर भावनाओं, कल्पना और व्यक्तिगत अनुभव को सर्वोच्च स्थान दिया। स्वच्छंदतावादियों के लिए दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं, बल्कि गहरी भावना और अंतर्ज्ञान था। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता में, तीव्र प्रेम में और गहरे दुख में सत्य की तलाश की। कला का उद्देश्य अब दुनिया की नकल करना नहीं रहा, बल्कि कलाकार की आंतरिक दुनिया, उसकी अद्वितीय भावनाओं और कल्पनाओं को व्यक्त करना बन गया। इस आंदोलन ने कलाकार को एक नए प्रकार के नायक के रूप में प्रस्तुत किया। कलाकार वो व्यक्ति था
जो समाज के बंधनों को तोड़ता है, अपनी भावनाओं की गहराई में उतरता है और वहां से जो सत्य निकाल कर लाता है उसे अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करता है। ये विचार धीरे धीरे कला की दुनिया से निकलकर आम संस्कृति का हिस्सा बन गया। अब हर व्यक्ति को एक कलाकार की तरह बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। अपने भीतर के अनूठे स्व को खोजो और उसे दुनिया के सामने व्यक्त करो। आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी कलाकृति है। इसने अभिव्यक्तिवादी व्यक्तिवाद, एक्सप्रेसिव इंडिविजुअलिज्म की नींव रखी। ये विचार कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भावनाओं और इच्छाओं का एक अनूठा केंद्र है और उस केंद्र को व्यक्त करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। नीत्शे, मार्क्स और डार्विन, पुरानी दुनिया के विध्वंसक। 19वीं सदी के 3 और विचारकों ने पुरानी दुनिया की नींव को हिला दिया, भले ही उनका उद्देश्य पहचान को पुनर्परिभाषित करना नहीं था। चार्ल्स डार्विन ने अपने विकासवाद के सिद्धांत से ये दिखाया कि मनुष्य किसी विशेष दिव्य योजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक चयन की एक लंबी और उद्देश्यहीन प्रक्रिया का उत्पाद है। इसने मानव स्वभाव की किसी भी स्थिर और शाश्वत परिभाषा को कमजोर कर दिया। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि हमारी पहचान और हमारे विचार हमारे आर्थिक वर्ग से निर्धारित होते हैं। उन्होंने धर्म, नैतिकता और परिवार को शासक वर्ग द्वारा अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए बनाए गए उपकरण के रूप में देखा। इसने उन सभी बाहरी संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया जो पहले पहचान का आधार थीं। फ्रेडरिक नीत्शे ने घोषणा की कि ईश्वर मर चुका है। इसका मतलब था कि अब नैतिकता का कोई सार्वभौमिक या दिव्य स्रोत नहीं बचा है। कोई अच्छा या बुरा नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने मूल्य खुद बनाने होंगे। उसे एक अतिमानव उबरमेंश बनना होगा जो दुनिया पर अपनी इच्छा को लागू करता है और अपने लिए सही और गलत को परिभाषित करता है। इसने व्यक्ति पर अपनी पहचान और अपना अर्थ शून्य से बनाने का एक भारी बोझ डाल दिया। इन तीनों विचारकों ने मिलकर उस बाहरी दुनिया को ध्वस्त कर दिया जिस पर पुराना स्व टिका हुआ था। अब जब भगवान, प्रकृति और समाज पहचान के विश्वसनीय स्रोत नहीं रहे, तो व्यक्ति के पास अपने भीतर देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। सिगमंड फ्राइड, स्व का मनोविज्ञानीकरण। 20वीं सदी की शुरुआत में सिगमंड फ्राइड ने इस पहेली का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा जोड़ा। फ्राइड ने हमें सिखाया कि हमारा असली स्व केवल हमारी सचेत भावनाओं में नहीं, बल्कि हमारे अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में छिपा है। और इस अचेतन मन का सबसे शक्तिशाली चालक हमारी यौन इच्छाएं, सेक्सुअल डिजायर्स हैं। फ्राइड के अनुसार हमारा असली मैं काफी हद तक हमारी दमित यौन ऊर्जा से बना है। स्वस्थ और प्रामाणिक होने का मतलब है इन गहरी छिपी हुई इच्छाओं को स्वीकार करना और उन्हें व्यक्त करने का एक तरीका खोजना। फ्राइड ने पहचान को मनोवैज्ञानिक बना दिया और उस मनोविज्ञान के केंद्र में यौनिकता को रख दिया। ये एक क्रांतिकारी विचार था। इससे पहले यौनिकता मुख्य रूप से प्रजनन और सामाजिक कर्तव्य, विवाह से जुड़ी थी। फ्राइड के बाद ये हमारी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया। आप कौन हैं, ये काफी हद तक इस बात से तय होने लगा कि आप यौन रूप से किसे चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। इस प्रकार रूसो से लेकर फ्राइड तक की यात्रा ने हमें उस मनोवैज्ञानिक स्व तक पहुंचा दिया जो आज हमारे समाज पर हावी है। एक ऐसा स्व जो आंतरिक भावनाओं से बना है, जिसे व्यक्त करना अनिवार्य है और जिसके केंद्र में यौन इच्छाएं हैं। भाग 3, प्रदर्शन और संकट। अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये नया मनोवैज्ञानिक स्व कैसे बना, तो हम इस किताब के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। ट्रूमन बताते हैं कि ये नया स्व अपने स्वभाव से ही एक प्रदर्शन की मांग क्यों करता है और ये एक गहरे संकट को जन्म क्यों देता है। अभिव्यक्तिवादी व्यक्तिवाद और प्रदर्शन की आवश्यकता। आधुनिक स्व का सार है अभिव्यक्तिवादी व्यक्तिवाद। ये कहता है कि आपका उद्देश्य अपने भीतर की अनूठी सच्चाई को खोजना और फिर उसे बाहरी दुनिया में व्यक्त करना है। लेकिन यहां एक समस्या है। ये आंतरिक स्व अदृश्य है। ये केवल भावनाओं और विचारों से बना है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपने इसे सही ढंग से व्यक्त किया है? आप कैसे सुनिश्चित होंगे कि आपकी पहचान वास्तविक है? इसका एकमात्र तरीका है बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल रिकग्निशन। आपकी आंतरिक पहचान तब तक वास्तविक नहीं बनती जब तक कि दूसरे लोग उसे देखकर स्वीकार न कर लें। आपका स्व एक कहानी है जिसे आपको दुनिया को सुनाना है, और जब तक दर्शक उस कहानी पर विश्वास नहीं करते तब तक वो केवल एक कल्पना है। यहीं से स्व का प्रदर्शन शुरू होता है। हम अपनी पहचान का प्रदर्शन अपने कपड़ों से, अपनी पसंद की फिल्मों और संगीत से, अपने सोशल मीडिया पोस्ट से और अपने राजनीतिक विचारों से करते हैं। हम लगातार दुनिया को संकेत भेज रहे होते हैं कि ये मैं हूं, मुझे इस रूप में देखो और स्वीकार करो।
ये एक अंतहीन चक्र बन जाता है। हम अपने भीतर देखते हैं, एक पहचान बनाते हैं, उसे दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं और फिर चिंता से इंतजार करते हैं कि दुनिया उसे मान्यता देगी या नहीं। सोशल मीडिया ने इस प्रदर्शन के लिए एक विशाल 24 घंटे खुला मंच प्रदान किया है, जिससे ये दबाव और भी बढ़ गया है। चिकित्सीय स्व का उदय। जब पहचान का मुख्य उद्देश्य अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करना और मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा महसूस करना बन जाता है, तो समाज का पूरा ढांचा बदल जाता है। ट्रूमन इसे चिकित्सीय संस्कृति, थेरेप्यूटिक कल्चर का उदय कहते हैं। इस संस्कृति में सबसे बड़ा लक्ष्य मनोवैज्ञानिक कल्याण है। सबसे बड़ा पाप किसी को मनोवैज्ञानिक रूप से चोट पहुंचाना है। सही और गलत के पुराने मानक अप्रासंगिक हो जाते हैं। नैतिकता का नया नियम है, जो चीज मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस कराती है वो अच्छी है, जो चीज मुझे अपने बारे में बुरा महसूस कराती है वो बुरी और दमनकारी है। शब्दों और विचारों को अब केवल उनके तार्किक अर्थ के लिए नहीं, बल्कि उनके भावनात्मक प्रभाव के लिए आंका जाता है। यदि कोई विचार या शब्द किसी को असुरक्षित या आहत महसूस कराता है, तो उसे हिंसा का एक रूप माना जा सकता है। इससे स्वतंत्र भाषण और खुली बहस जैसी चीजें खतरे में पड़ जाती हैं, क्योंकि किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का जोखिम बहुत बड़ा माना जाता है। पहचान का संकट। ये मॉडल क्यों विफल होता है? कार्ल ट्रूमन का तर्क है कि पहचान का ये नया मनोवैज्ञानिक और प्रदर्शनकारी मॉडल एक गहरे संकट को जन्म देता है। इसके कई कारण हैं। अत्यधिक नाजुकता, फ्रिजिलिटी। जो पहचान भावनाओं पर आधारित होती है, वो रेत पर बने घर की तरह होती है। भावनाएं क्षणिक होती हैं, वे दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे बदलती रहती हैं। यदि आपकी पहचान आपकी भावनाओं से जुड़ी है, तो आपकी पहचान भी लगातार एक अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति में रहेगी। ये एक बहुत ही नाजुक अस्तित्व है। 2. निर्माण का भारी बोझ, द बर्डन ऑफ क्रिएशन। पुराना स्व हमें विरासत में मिलता था, लेकिन नया स्व हमें खुद बनाना पड़ता है। हमें शून्य से अपने लिए अर्थ, उद्देश्य और मूल्य गढ़ने होते हैं। ये एक बहुत बड़ा और थका देने वाला काम है, जिसके लिए हम में से अधिकांश लोग तैयार नहीं हैं। 3. मान्यता की अंतहीन भूख, द नीड फॉर रिकग्निशन। जैसा कि हमने देखा, ये स्व दूसरों की मान्यता पर निर्भर है। ये हमें सामाजिक रूप से बहुत कमजोर बनाता है। हम लगातार दूसरों की स्वीकृति के लिए भूखे रहते हैं। जब हमें वो स्वीकृति नहीं मिलती या जब कोई हमारी पहचान पर सवाल उठाता है, तो ये एक व्यक्तिगत हमले की तरह महसूस होता है, मानो हमारे अस्तित्व को ही नकारा जा रहा हो। 4. समुदाय का क्षरण, लॉस ऑफ कम्युनिटी। जब हर कोई अपने व्यक्तिगत आत्मनिर्माण के प्रोजेक्ट में लगा होता है, तो साझा पहचान और सामूहिक जीवन के बंधन कमजोर पड़ जाते हैं। परिवार, समुदाय और परंपरा जैसी चीजें बाधा की तरह लगने लगती हैं, जो हमारे असली स्व की अभिव्यक्ति के रास्ते में आती हैं। इसका परिणाम होता है गहरा अकेलापन और सामाजिक विखंडन। 5. तर्क का अंतः। जब भावनाएं सत्य का अंतिम मापदंड बन जाती हैं, तो तर्कपूर्ण बहस असंभव हो जाती है। यदि मैं कुछ महसूस करता हूं, तो वो मेरी सच्चाई है और कोई भी तर्क या तथ्य उसे बदल नहीं सकता। ये मेरी सच्चाई है। आज के युग का अंतिम तर्क बन गया है, जो किसी भी सार्थक संवाद को समाप्त कर देता है। निष्कर्ष, हम यहां कैसे पहुंचे? कार्ल ट्रूमन की किताब द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्फ कोई आसान समाधान पेश नहीं करती है। ये एक नुस्खे की किताब नहीं है, बल्कि एक निदान की किताब है। इसका उद्देश्य हमें ये बताना नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये समझाना है कि हम आज जिस स्थिति में हैं वहां कैसे पहुंचे। ट्रूमन हमें ये दिखाते हैं कि हमारी पहचान की वर्तमान समझ, जिसे हम बहुत स्वाभाविक और शाश्वत मानते हैं, वास्तव में एक बहुत ही विशिष्ट ऐतिहासिक और दार्शनिक यात्रा का परिणाम है। रूसो के प्रामाणिक हृदय से लेकर स्वच्छंदतावादियों की भावनात्मक कला, नीत्शे के अतिमानव और फ्राइड के यौन स्व तक, इन सभी ने मिलकर हमारे आधुनिक स्व की पटकथा लिखी है। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे समाज में इतना ध्रुवीकरण और गुस्सा क्यों है। पहचान की राजनीति, स्वतंत्र भाषण पर बहसें और सोशल मीडिया का जुनून, ये सभी उस गहरे संकट के लक्षण हैं जो मनोवैज्ञानिक स्व के उदय से पैदा हुआ है। जब हमारी पहचान ही दांव पर लगी हो, तो हर असहमति एक अस्तित्व के लिए खतरे की तरह महसूस होती है। अंत में ये किताब हमें खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है। क्या पहचान का ये आंतरिक मनोवैज्ञानिक और प्रदर्शनकारी मॉडल वास्तव में हमें खुश और मुक्त बना रहा है, या इसने हमें भावनाओं के एक अस्थिर सागर में फेंक दिया है, जहां हम लगातार दूसरों की स्वीकृति की लहरों पर बह रहे हैं? ये समझकर कि हमारी स्व की धारणा एक निर्माण है, शायद हम इसे कम गंभीरता से लेना सीख सकते हैं।
शायद हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारी कीमत हमारी क्षणिक भावनाओं या दूसरों की तालियों से कहीं अधिक है। शायद हम अपनी पहचान को केवल अपने भीतर खोजने के बजाय उन स्थायी चीज़ों में फिर से खोजना शुरू कर सकते हैं जो हमसे बड़ी हैं, माइनस परिवार, समुदाय, परंपरा और उद्देश्य। ये किताब एक आईना है जो हमें दिखाता है कि स्व का ये प्रदर्शन हमें थका रहा है। शायद अब पर्दा गिराने और मंच से नीचे उतरने का समय आ गया है। धन्यवाद।